अच्छे से डिस्कस किया था अपने थ्योरेटिकल वाले टॉपिक में। जो लोग उसको नहीं देखे हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको उसको ज़रूर एक बार जाके देखें। चलिए अपने केस स्टडी पे आगे बढ़ते हैं। केस स्टडी में पूछा गया है इन द अबव डायग्राम P1 P एंड P2, देख सकते हैं P1 P एंड P2 रिप्रेजेंट प्रोडक्शन कॉस्ट। यहाँ लिखा हुआ है कि ये प्रोडक्शन कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को दोस्तों, ये प्रोडक्शन कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये साफ साफ लिखा हुआ है, और जो कि सप्लाई को अफेक्ट कर रहा है। तो इस डायग्राम के बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है द डायग्राम रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है ऑप्शन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ऑप्शन 2 है शिफ्ट इन डिमांड, ऑप्शन 3 है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, ऑप्शन 4 है शिफ्ट इन सप्लाई। तो दोस्तों आइए समझते हैं। तो डायग्राम क्या रिलेट कर रहा है? डायग्राम रिलेट कर रहा है शिफ्ट इन सप्लाई को। क्यों क्यों शिफ्ट इन सप्लाई को रिलेट कर रहा है? इसका आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। इसका रीज़न समझिए। देखिए इसका रीज़न क्या है कि आपको मैंने बताया था कि यदि हमारा सप्लाई किसी भी कारण से चेंज होता है, ठीक है, अदर देन प्राइस, मतलब प्राइस के चेंज होने के कारण यदि सप्लाई चेंज हो रहा है तो शिफ्ट नहीं कहेंगे उसे, लेकिन प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर के कारण हमारा यदि सप्लाई चेंज हो रहा है तो उसे हम लोग शिफ्ट इन सप्लाई कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे वो फैक्टर क्या है? प्रोडक्शन कॉस्ट। आप देख सकते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट चेंज होने के कारण हमारा जो सप्लाई है वो चेंज हो रहा है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो हमारा प्राइस तो नहीं है, ठीक है, प्राइस से दूसरा फैक्टर है। तो फ्रेंड्स इसीलिए इसे टर्म दिया गया है शिफ्ट इन सप्लाई। दोस्तों मैंने अपने थ्योरेटिकल वाले पोर्शन में आपको अच्छे तरीके से समझाया था शिफ्ट इन सप्लाई का क्या मतलब है। मैं अभी फिर से समझा रहा हूँ, मैं फिर से रिटरेट कर रहा हूँ इस पॉइंट को कि शिफ्ट इन सप्लाई का मतलब होता है कि सप्लाई में चेंज आना किसी और फैक्टर के कारण। ठीक है दोस्तों, किसी और फैक्टर के कारण अदर देन प्राइस। तो यहाँ पे वो फैक्टर क्या है? प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट में आप खुद सोचिए, प्रोडक्शन का जो लागत होता है, आप मान लीजिए कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका यदि प्रोडक्शन कॉस्ट घट जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा? आपको फ़ायदा होगा कि आपको सस्ता में वो चीज़ आप मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई आप करेंगे। समझ रहे हैं दोस्तों, क्वान्टिटी बढ़ा देंगे आप। तो ये चीज़ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। द पॉइंट E2 E and E1 इन दैट ऑर्डर इन द डायग्राम रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जरा देखिए दोस्तों E2 E1 कहाँ है? E2 यहाँ नीचे है, E उसके ऊपर है, E1 उसके ऊपर है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस ऑर्डर में? जरा ऑप्शन को देखते हैं। देयर इज इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू विच द प्रोड्यूसर आर रिड्यूसिंग द सप्लाई। बी कह रहा है देयर इज डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू विच प्रोड्यूसर आर रिड्यूसिंग द सप्लाई। सी कह रहा है देयर इज इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू विच प्रोड्यूसर आर इंक्रीजिंग द सप्लाई। और डी कह रहा है देयर इज डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू विच प्रोड्यूसर आर इंक्रीजिंग सप्लाई। आइए समझते हैं। आप जरा देखिए दोस्तों, E2 के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन कॉस्ट वाला पॉइंट क्या है? P2। ई के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन कॉस्ट वाला पॉइंट क्या है? P। E1 के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन कॉस्ट वाला पॉइंट क्या है? P1। आप ये बताइए मुझे कि P2 P और P1 इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन है? P1 बड़ा है, आप देख सकते हैं, ये तो सिंपल है। वाई एक्सिस को आप ठीक से देखिए तो P1 सबसे ऊपर है, यानी P1 जो है P से बड़ा है और P जो है P2 से बड़ा है। समझ रहे हैं दोस्तों? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लोग E2 से E1 जा रहे हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट मेरा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब प्रोडक्शन कॉस्ट यदि बढ़ेगा, ये तो क्लियर है प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रहा है। आइए समझते हैं। अब देखते हैं मैंने यहाँ क्या लिखा है। देखिए E2 E1 जा रहे हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, जो कि हम समझ रहे हैं। अब यदि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा, आप खुद सोचिए, आप मान लीजिए आप खुद प्रोड्यूसर हैं और कॉस्ट लागत जो है वो बढ़ रही है, प्रोडक्शन की लागत बढ़ रही है, तो क्या होगा? आप क्या अर्लियर जो सप्लाई था उसको मेंटेन कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि अभी आप जो है, अभी के सिचुएशन में मान लीजिए कि आप 1000 आइटम सप्लाई कर पा रहे हैं, लेकिन कल को क्या हुआ कि उसका आपका जो लागत था प्रोड्यूस करने का वो बढ़ गया, तो क्या होगा? 1000 की जगह आप लोग 700 करेंगे, 800 करेंगे, 1000 तो नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं दोस्तों? तो इस कारण आपको सप्लाई क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ज़रा ऑप्शन में क्या देखा हुआ था, ऑप्शन को पढ़िए कि देर इज इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू विच प्रोड्यूसर आर रिड्यूसिंग द सप्लाई। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है, बी में क्या कर रहा है? देर इज डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये तो बिल्कुल ही गलत है दोस्तों। हम क्या देख रहे हैं कि E2 E1 में जा रहे हैं तो प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ रहा है, तो बी ऑप्शन गलत। ऑप्शन सी कर रहा है कि देर इज इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू विच प्रोड्यूसर आर इंक्रीजिंग द सप्लाई, ये तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। यदि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर कैसे सप्लाई इंक्रीज करेगा? वो तो सप्लाई घटाएगा। तो सी ऑप्शन गलत है हमारा। और डी में कर रहा है देर इज डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये तो वैसे ही गलत है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों उम्मीद है मैं जिस तरह से समझा रहा हूँ आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट आपका कि कैसे ग्राफ को रीड करना है। बहुत लोगों की डिमांड थी कि मैं इस पर एक लेसन लेके आऊँ केस स्टडी पे, तो फ्रेंड्स ये वही केस स्टडी है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा इसी डायग्राम से रिलेटेड। द लाइन P2 E2 एंड Q2 इन द डायग्राम रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जरा देखिए P2 E2 Q2 कहाँ है? देखिए P2 हमारा वाई एक्सिस पे है,
प्रोडक्शन कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, E2 हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और Q2 हमारा क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि P2, E2, Q2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है पहला नंबर डिक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट ड्यू टू डिक्रीज इन सप्लाई, दूसरा नंबर है डिक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट ड्यू टू डिक्रीज इन डिमांड, तीसरा ऑप्शन है डिक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट लीडिंग टू इंक्रीज इन सप्लाई, चौथा ऑप्शन है डिक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट लीडिंग टू इंक्रीज इन डिमांड। तो ये 4 ऑप्शन हमें दी गई हैं। आइए इसका आंसर देखते हैं, इसको समझते हैं। देखिए ये जो पॉइंट है, आप खुद बताइए दोस्तों, आप खुद बताइए कि प्रोडक्शन कॉस्ट जो है घटा है या बढ़ा है। आप खुद देखिए, यदि आप P2 पॉइंट को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हुआ है, घटा है। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट घटा है हमारा, साफ साफ क्लियर है। ओके, तो प्रोडक्शन कॉस्ट यदि घटा है तो आप बताइए, आप इसका मतलब क्या हुआ कि सेम प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए प्रोड्यूसर ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई कर पाएगा। ठीक है, आप ऐसे समझिए कि आज के समय में आप किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, 1000 आइटम आप प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। कल को क्या हुआ कि जो लागत थी वो घट गई आपकी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आइटम प्रोड्यूस कर पाएंगे। 1000 की जगह 1200 आइटम प्रोड्यूस कर पाएंगे या 1300 आइटम प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें क्या हुआ है कि हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो क्या हुआ है, वो घट गया है, जिसके कारण से सप्लाई जो है वो हमारा बढ़ गया है। तो ये सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम प्रॉफिटेबल सिचुएशन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई कर पा रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन को देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है डिक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट ड्यू टू डिक्रीज इन सप्लाई। तो इसका ये क्या आपको सही लग रहा है कि सप्लाई ड्यू टू डिक्रीज इन सप्लाई? ठीक है, यहाँ पे देखिए सप्लाई बढ़ रहा है दोस्तों और प्रोडक्शन कॉस्ट घट रहा है, तो कौन सा ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर आप सी देखिए। ठीक है, डिक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट लीडिंग टू इंक्रीज इन सप्लाई। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, ये था हमारा पहला केस स्टडी। अब हम लोग दूसरे केस स्टडी पे आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें भी वही है, इसमें वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे प्राइस दिखाया गया है और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी दिखाया गया है। फिर से देखिए, एक कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग जिसे DD2 से रिप्रेजेंट किया गया है और एक कर्व है अपवर्ड स्लोपिंग जिसे SS से रिप्रेजेंट किया गया है। दोनों जहाँ मीट कर रहे हैं उसे हम लोग इक्विलिब्रियम प्राइस पॉइंट कहते हैं। और देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया गया है डैश शेप में, जो कि इस लाइन को A और B पॉइंट पे काट रहा है, और दूसरा लाइन है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि C और D1 पॉइंट पे काट रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया इन द डायग्राम द एरिया बिटवीन पॉइंट A, E एंड B रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, A, E और B के बीच में जो एरिया है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ऑप्शन ए है लेस सप्लाई और शॉर्टेज, ऑप्शन बी है एक्सेस सप्लाई और सरप्लस, ऑप्शन सी है एक्सेस डिमांड और ऑप्शन डी है शॉर्ट डिमांड। आइए समझते हैं इस चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। आइए देखते हैं क्या मतलब हुआ इसका। तो फ्रेंड्स देखिए ऐसा है कि सबसे पहले जो कर्व SS है दोस्तों, SS कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। और DD2 कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये बताइए A जो पॉइंट है वो किस कर्व पे लाइक कर रहा है? तो A पॉइंट लाइक कर रहा है हमारा डिमांड वाले कर्व पे। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा B पॉइंट है वो कहाँ लाइक कर रहा है? वो लाइक कर रहा है हमारा सप्लाई वाले कर्व पे। ठीक है, तो बताइए B बड़ा है या A बड़ा है? तो ऑब्वियसली B ज़्यादा बड़ा है क्योंकि B का क्वांटिटी का वैल्यू ज़्यादा है कंपेयर टू A। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो सप्लाई है वो डिमांड से ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए जो एरिया है AEB जो ट्रायंगुलर एरिया है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सेसिव सप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि सप्लाई का वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, B जो है वो A से ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे सप्लाई एक्सेसिव है। तो ऑप्शन को ज़रा देखिए, ऑप्शन नंबर A कर रहा है लेस सप्लाई, तो ये गलत है। B कर रहा है एक्सेस सप्लाई, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर B, यानी कि एक्सेस सप्लाई और सरप्लस। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर। इन द डायग्राम द एरिया बिटवीन पॉइंट्स S, E एंड D2 रिप्रेजेंट। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि S, E और D2 के बीच में एरिया को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आइए देखते हैं। S, E एंड D2 आप नीचे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ बताइए कौन बड़ा है, S बड़ा है या D2 बड़ा है? पहले बताइए S किस लाइन पे लाइक कर रहा है? सप्लाई लाइन पे। और D2 किस लाइन पे लाइक कर रहा है? डिमांड लाइन पे। आप देख सकते हैं D2 का वैल्यू S से ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, D2 का वैल्यू S से ज़्यादा है, दैट मीन्स डिमांड जो है वो सप्लाई से ज़्यादा है। तो मतलब क्या होगा? एक्सेसिव डिमांड है, देख सकते हैं मैंने लिखा भी हुआ, S रिप्रेजेंट सप्लाई, D2 रिप्रेजेंट डिमांड। सो एरिया बिटवीन दीज 3 पॉइंट्स, सो डिमांड बीइंग मोर देन सप्लाई, दैट मीन्स डिमांड इज मोर और सप्लाई इज शॉर्ट। तो दोस्तों यहाँ पे सप्लाई का शॉर्टेज है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A।
तो दोस्तों मैंने आज आप लोगों के साथ 5 क्वेश्चन डील किए। पहले केस स्टडी में 3 क्वेश्चन थे, दूसरे केस स्टडी में 2 क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपका कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हुआ होगा और मैं इस तरह का केस स्टडी लेकर आऊँगा यदि आप सपोर्ट करेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको ऐसा केस स्टडी और भी चाहिए, तो मैं अच्छे से समझाऊंगा आप लोगों को और आप लोगों के साथ लेकर आऊँगा इस केस स्टडी को। तो दोस्तों इस लेसन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। धन्यवाद। हैं केस स्टडी में क्या कहा गया है। सबसे पहले इस ग्राफ को स्टडी करते हैं। देखिए दोस्तों, इस ग्राफ में हमारे पास ऑरिजिन है, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे इनकम को दर्शाया गया है, वाई एक्सिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को दर्शाया गया है दोस्तों। अब देखिए एक्स एक्सिस पे y1, y2, y3, y4, y5 ये सभी इनकम लेवल्स हैं और वाई एक्सिस पे r1, r2, r3, r4, r5 ये सब रेट ऑफ इंटरेस्ट के लेवल है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 कर्व आपको दिख रहा होगा। एक कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग, जिसे हम लोग IS कर्व कहते हैं, यानी कि इनकम सेविंग कर्व कहते हैं। और दोस्तों दूसरा जो कर्व है वो है हमारा LM कर्व। LM कर्व को हम लोग लिक्विडिटी मनी प्रेफरेंस कर्व कहते हैं दोस्तों। तो ये जो कर्व है लिक्विडिटी मनी वाला, ये अपवर्ड स्लोपिंग है। फ्रेंड्स, ये दोनों जो IS और LM कर्व हैं वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोस्तों, जिसे हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। तो आप देख सकते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, जहाँ जिस पॉइंट पे R3 और Y3 इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स ये है इस ग्राफ का बेसिक मीनिंग। अब जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डायग्राम डिपिक्ट्स द IS-LM कर्व मॉडल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। OX रिप्रेजेंट डिफरेंट इनकम लेवल, हमने बताया था। OY रिप्रेजेंट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमने बताया था। अब इन ग्राफ के बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चन को आंसर करना है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द IS-LM कर्व मॉडल। क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन से जो है IS-LM कर्व मॉडल को प्रोपाउंड किए थे। ऑप्शन ए को देखिए, हिक्स एंड हैंसन। ऑप्शन बी है JM केन्स। ऑप्शन सी है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट और ऑप्शन डी है हिक्स एंड केन्स। तो दोस्तों IS-LM कर्व मॉडल को किसने प्रोपाउंड किया था। तो सबसे पहले देखिए IS-LM कर्व में 2 चीज़ है, एक है IS और एक है LM। ठीक है दोस्तों, IS को हम लोग इनकम सेविंग कहते हैं और LM को हम लोग लिक्विडिटी मनी कहते हैं। दोस्तों मैंने अपने थ्योरेटिकल पोर्शन में अच्छे से समझाया था कि ये जो LM कर्व होते हैं वो कुछ और नहीं है, वो कीन्स मॉडल है। वो क्या है दोस्तों, वो कीन्स मॉडल है। ठीक है, तो ये जो कर्व मॉडल है ये प्रोपाउंड किया था किन दोनों ने, हिक्स और हैंसन ने प्रोपाउंड किया था। इसीलिए हम लोग इसे हिक्स हैंसन सिंथेसिस भी कहते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हिक्स हैंसन सिंथेसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। IS-LM कर्व को किसने प्रोपाउंड किया था, हिक्स एंड हैंसन। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो ये इसका एक और फ़ायदा क्या है, इस ग्राफ का, इस IS-LM कर्व का एक और खासियत क्या है कि ये सिंथेसिस लाता है क्लासिकल थ्योरी में और कीन्स थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में। तो कीन्स थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट यानी कि LM कर्व और क्लासिकल थ्योरी यानी कि IS कर्व, तो एक तरह से IS और LM कर्व मिल गया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग IS कर्व इन द डायग्राम। IS कर्व से रिलेटेड कौन सी जानकारी सही है, ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है कर्व इज बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। दूसरा ऑप्शन है रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइंड बाय लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तीसरा ऑप्शन है व्हेन इनकम राइजेस रेट ऑफ इंटरेस्ट आल्सो राइजेस। डी कह रहा है व्हेन इनकम फॉल्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आल्सो फॉल। तो दोस्तों IS कर्व को आप लोग पहले समझिए। IS कर्व क्या है दोस्तों, IS कर्व हमारा कीन्स थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट पे बेस्ड है, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट वर्सेस इनकम सेविंग को दर्शाया गया है। तो आइए देखते हैं। ठीक है, ये जो IS कर्व है, केवल यहाँ IS कर्व की बात हो रही है दोस्तों, LM से कोई मतलब नहीं है। ये जो IS कर्व है वो किस पे बेस्ड है, वो बेस्ड है इंटरेस्ट रेट डिटरमाइंड बाय सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। नाम से ही देखिए ना दोस्तों, I से इनकम हुआ, S से सेविंग हुआ। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट रहेगा हमारा एक एक्सेस पे और सेविंग और इन्वेस्टमेंट रहेगा हमारा दूसरे एक्सेस पे। अब आप खुद सोचिए कि मान लीजिए कि इनकम बढ़ गया। ठीक है दोस्तों, तो इनकम यदि आपका बढ़ेगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे पैसे को। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसों को इन्वेस्ट करेंगे तो उसके कारण क्या होगा, ब्याज का जो दर है वो बढ़ेगा, लीडिंग टू इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये बेसिक कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। तो जरा ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है द कर्व इज बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। तो ये तो सही है, इन्वेस्टमेंट सेविंग के बेस्ड है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो इन्वॉल्व है। तो ऑप्शन ए जो है वो गलत है हमारा। ठीक है, ऑप्शन बी को जरा देखिए। ऑप्शन बी में कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइंड बाय लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन डिटरमाइन कर रहा है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट का लेवल डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और ऑप्शन सी कह रहा है कि इनकम राइज करेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी राइज करेगा। ठीक है, तो ये भी सही है एक तरह से, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इन द डायग्राम द इक्विलिब्रियम इज एट पॉइंट ई।
ठीक है। इन दिस कनेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे नॉट करेक्ट वर्ड लिखा हुआ है, तो हमें ये वो ऑप्शन देखना है जो कि सही नहीं है। और हम लोग जानते ही हैं कि इक्विलिब्रियम के लिए कौन सा पॉइंट होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है हमारा ई पॉइंट, जहाँ पे ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट करती हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में कहा गया है कि इनमें से कौन सा करेक्ट वन नहीं है। तो देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है एट दिस पॉइंट द इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टैंड इन रिलेशन टू ईच अदर। चलिए, बी कह रहा है इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग आर इन इक्विलिब्रियम। सी कह रहा है डिमांड फॉर मनी इज इन इक्विलिब्रियम विद सप्लाई ऑफ मनी। और डी कह रहा है नन ऑफ दिस। तो आइए दोस्तों समझते हैं इस इक्विलिब्रियम पॉइंट की क्या खासियत है। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होता है कि इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इस तरह रिलेशन में रहता है ताकि इन्वेस्टमेंट सेविंग जो कि आईएस कर्व से रिप्रेजेंट है और डिमांड एंड सप्लाई जो कि एलएम कर्व से रिप्रेजेंट है, ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम हो। ठीक है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इक्विलिब्रियम पॉइंट का क्या खासियत है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इस तरह रिलेशन में होता है आपस में कि इनकम एंड सेविंग आर इन इक्विलिब्रियम, आईएस आर इन इक्विलिब्रियम एंड डिमांड एंड सप्लाई आल्सो इन इक्विलिब्रियम। तो इनकम सेविंग को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, आईएस कर्व। डिमांड सप्लाई को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एलएम कर्व। तो आपस में सभी लोग इक्विलिब्रियम में होते हैं। जरा ये ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए कर रहा है एट दिस पॉइंट इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिलेशन टू ईच अदर। बिल्कुल सही है। अब मैंने बताया भी कि ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वहाँ पे इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपस में एक रिलेशन मेंटेन करते हैं। और मैंने क्या बताया कि इस पॉइंट पे जो इन्वेस्टमेंट सेविंग इक्विलिब्रियम में होंगे, यानी कि आईएस का जो कंपोनेंट है वो इक्विलिब्रियम में होगा, और इस पॉइंट पे एलएम का जो कंपोनेंट है जो कि डिमांड और सप्लाई है वो भी इक्विलिब्रियम में होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या देख सकते हैं, ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है। लेकिन पूछा क्या गया था, नॉट करेक्ट, मतलब तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन का इस केस स्टडी का आखिरी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ISLM और डिटर्मिनेट थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो ISLM कर्व है इसका दूसरा नाम है डिटर्मिनेट थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। तो ये जो डिटर्मिनेट थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट है वो किस चीज़ पे बेस्ड है। तो ऑप्शन नंबर 1 का रहा है इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन, ऑप्शन नंबर 2 का रहा है सेविंग और कंजम्पशन फंक्शन, ऑप्शन नंबर 3 का रहा है लिक्विडिटी प्रेफरेंस फंक्शन, ऑप्शन नंबर 4 का रहा है क्वांटिटी ऑफ मनी। अब देखिए ऑप्शन किस तरह है, 1 to 4 ऑल, 1 2 and 4, 2 3 and 4, 1 3 and 4। दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे CIB में। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या खासियत है क्वेश्चन का कि ऑप्शन को भी एक ऑप्शन बनाया गया है। चलिए आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो ISLM कर्व जो है किन किन चीज़ों पे बेस्ड है ये पूछा गया है। तो सबसे पहला चीज़ है इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन पे बेस्ड है, दूसरा है सेविंग कंजम्पशन फंक्शन पे बेस्ड है, तीसरा है लिक्विडिटी प्रेफरेंस पे बेस्ड है और चौथा है क्वांटिटी ऑफ मनी पे बेस्ड है। तो दोस्तों ये चारों के चारों फंक्शन पे ISLM कर्व हमारा बेस्ड है। चलिए, तो इस तरह से हम लोगों ने अपने पहले केस स्टडी को डिस्कस किया। दोस्तों जो लोग इसे नहीं समझ पाए हैं कि आखिर ये क्या है क्या नहीं है, जो पहली बार देख रहे होंगे उन्हें तो बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि उनको नहीं समझ में आया होगा। तो उनको करना क्या है कि पहले इसका थ्योरेटिकल पोर्शन को एक बार देखें, जो कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको एक बार देखें, 2 बार देखें, जब तक क्लियर नहीं हो जाए तब तक देखें और फिर इसे अटैम्प्ट करें। फिर मैं गारंटी देता हूँ कि आपको सब चीज़ क्रिस्टल क्लियर रहेगा। चलिए अब हम लोग अपने दूसरे केस स्टडी पे आते हैं। दूसरा केस स्टडी हमारा बेस्ड है बिजनेस साइकिल। दोस्तों बिजनेस साइकिल AVM का सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट टॉपिक है। तो इसका तो क्वेश्चन यदि आए तो उसको तो छोड़ना है नहीं आपको, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट टॉपिक है, तुरंत समझ में आता है। आइए देखते हैं क्या केस स्टडी कह रहा है। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये जो वेव टैब बना हुआ है 1 2 3 4 1 2 करके, तो इस डायग्राम के बारे में कहा गया है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बिजनेस साइकिल के डिफरेंट फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि रिसेशन, बूम, रिकवरी, डिप्रेशन। तो अब हमें आंसर करना है इन क्वेश्चनों को बेस्ड ऑन द फीचर ऑफ दिस फेजेस। तो देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 है द स्लोप रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट नंबर 4 इन द डायग्राम रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ बिजनेस साइकिल। मतलब पूछा गया है कि जो पॉइंट 4 है वो किस फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, पॉइंट 4 जो है हमारा इस डायग्राम में वो किस फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन ए है बूम, ऑप्शन बी है रिसेशन, ऑप्शन सी है डिप्रेशन और ऑप्शन डी है रिकवरी। तो आइए दोस्तों पहले इस डायग्राम को समझते हैं। जो पॉइंट नंबर 1 है दोस्तों वो बूम को रिप्रेजेंट करता है। ये ध्यान दीजिएगा, बूम मतलब कि जहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, जहाँ पे बिजनेसमैन को प्रॉफिट हो रहा है। फिर दूसरा जो ऑप्शन है जो स्लोप है, पॉइंट नंबर 2 का जो स्लोप है वो रिप्रेजेंट करता है रिसेशन फेज को। ठीक है दोस्तों, ये जो 2 का जो स्लोप है जो कि आप देख सकते हैं नेगेटिव स्लोप है, डाउनवर्ड
मूविंग है कर्व, तो वो रिसेशन को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद तीसरा जो है वो डिप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए तीसरा जो पॉइंट है वो सबसे नीचे वाला पॉइंट है, तो ये क्या है, डिप्रेशन। और जो चौथा पॉइंट है वो रिप्रेजेंट करता है रिकवरी को। बस ये 4 चीज़ आपको ध्यान रखना है। 1 है हमारा बूम, 2 है हमारा रिसेशन, 3 है हमारा डिप्रेशन और 4 है हमारा रिकवरी। बस ये 4 चीज़ ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन क्या था कि पॉइंट नंबर 4 जो है किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोस्तों पॉइंट नंबर 4 रिकवरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम लोग ने समझ लिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रिकवरी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। विच ऑफ द एबव फेज इज नोन एज क्रिसिस। तो दोस्तों क्रिसिस किस फेज को कहा जाता है, आइए समझते हैं। देखिए दोस्तों, रिसेशन जो कि हम लोगों ने पॉइंट 2 से रिप्रेजेंट किया था, उसी को क्रिसिस किया जाता है, कहा जाता है। क्यों क्रिसिस कहा जाता है, क्योंकि इस फेज में सबसे ज़्यादा हमारा बिजनेस एक्टिविटी सफ़र करता है दोस्तों। तो जिस फेज में बिजनेस एक्टिविटी सबसे ज़्यादा सफ़र करे उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, क्रिसिस कहते हैं। और ये क्रिसिस यानी कि रिसेशन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये था हमारा 2 केस स्टडी, इसमें हम लोगों ने कुल मिलाकर 6 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो उम्मीद है आपका इसका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, आप लोगों को सीखने को मिला होगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये लेसन पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और भी लोगों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।